हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉपर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि कल जो है आप लोगों ने अपने टीचर से मीट किया और आज आपकी सीटेट की पहली क्लास होने जा रही है। और किसी भी क्लास के स्टार्ट से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में हमें जानना होता है कि उस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या होता है, कितना कंटेंट पढ़ना होता है और कितने समय में उनको करना होता है, क्या उसका वेटेज है, एग्जामिनेशन में पूछने का उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका नेचर क्या है, कितने मार्क्स का वो कंटेंट आता है आपके पूरे एग्जामिनेशन, पूरे जो भी पेपर होते हैं 100 या 150 मार्क्स की, उसमें वो आपका सब्जेक्ट जो है कितना वेटेज रखता है। तो चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की और हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन पे, सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिटेल से जानते हैं। और आज ये भी जानेंगे कि क्या मैथ में 30 में 30 नंबर लाया जा सकता है। तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल 30 में 30 नंबर लाया जाता है। और सब्जेक्ट के मुकाबले मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां 30 में 30 श्योरिटी के साथ आप ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मैथ की प्रवृत्ति जो होती है, मैथ की प्रवृत्ति फिक्स होती है, इसका नेचर जो है फिक्स है। ये अगर आपका इसके प्रति अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें गलती होने की चांसेस ना के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए जानेंगे कि कैसे आएंगे आपके 30 में 30 मार्क्स, क्या होगा इस बार पेपर का पैटर्न। जैसा कि पता है कि शायद कुछ चेंजिंग हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजिंग, बहुत ज्यादा तो चेंजिंग नहीं हुआ है। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें जानना होता है कि वो सब्जेक्ट का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, सब्जेक्ट होता क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, क्यों पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, क्यों पढ़ना जरूरी है मैथमेटिक्स। तो इस लाइन, ये जो आपका एक कोर्स है, ये लाइन आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगा। लाइन कहता है क्या कि मैथमेटिक्स गिव्स अस होप, यानी होप मतलब आशा। जो गणित है हमें आशा देती है, दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, यानी गणित हमें ये आशा दिलाती है कि भाई इसमें कोई भी अगर समस्या है तो उसका समाधान है, ये हमें गणित बताता है। शायद लाइफ का भी यही प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम बनता ही है उसका सही करने के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, उसी तरीके से ये गणित हमें बताता है कि भाई ऐसा जीवन में कोई समस्या ही नहीं बना जिनका निदान नहीं है, ये हमें गणित बताता है। आइए अब हम अपने चलते हैं सिलेबस की ओर। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट थोड़ा बहुत इनिशियल क्लास है तो हमको जानकारी होना भी चाहिए कि सीटेट का फुल फॉर्म होता है क्या है, पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो अगर मैं सीटेट की फुल फॉर्म की बात करूं तो इनका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी हिंदी में बात करें इनका तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता का मतलब ही होता है दोस्त कि आप ये एग्जाम पास करने के बाद टीचर बनने के कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं, लायक हो गए हैं। अगर टीचर की बहाली कहीं आती है, और सेंट्रल का मतलब है कि पूरे भारत की बात है, पूरे भारत के 2800 राज्य में अगर कहीं भी टीचर की बहाली आती है और जहां पे एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिक्वायरमेंट होता है तो वहां आप टीचर क्वालिफाई करने के बाद, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद, तो आप उस स्टेट के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इनका क्या होगा, फुल फॉर्म हुआ। अब हम जानेंगे कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, पेपर 1 में क्या पढ़ना है गणित में और पेपर 2 में क्या पढ़ना है। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको गणित शुरुआत करना है तो हर सब्जेक्ट की कुछ बेसिक्स होती हैं, चाहे वो क्लास 8 का बच्चा पढ़ना मैथ स्टार्ट करे या कक्षा 2 का बच्चा स्टार्ट करे, उसको नंबर से होकर गुजरना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको हिंदी पढ़ना है
तो पहले आपको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो क्लास आप 10th में हो या क्लास 2 की शुरुआत कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बहुत ऐसा बच्चा है जो 9th की बच्चा है, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो हिंदी को नहीं समझ पाएगा। उसी तरीके से कुछ चैप्टर हैं जो दोनों में कंपलसरी है, लेकिन आप जानते हैं कि 8 क्लास का बच्चा 2 का पढ़ चुका होता है, लेकिन 2 का बच्चा 8 क्लास का नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसका लेवल कम होता है। अभी वो 8 क्लास तक पहुंचा नहीं है, लेकिन 8 वाला क्या है कि 2 को पार करके गया है, तो बहुत कुछ उनको जानकारी होता है। तो आइए हम सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आपको मैं हिंदी बता दूं तो इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। पद्धति का क्या मतलब हुआ, सिस्टम का क्या मतलब हुआ? पैटर्न, कोई एक सिस्टम, तरीका जिससे हमको नंबर सीखा जाता है। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट है। इसी नंबर सिस्टम में आप पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या, है ना, छोटी बड़ी संख्या। तो ये नंबर्स पढ़ेंगे। संख्या पद्धति का ही पार्ट है। संख्या पद्धति का ही पार्ट है क्या आपका? इसी में आगे जब पढ़िएगा तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़िएगा। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, जिसको आप स्थानीय मान और जातीय मान बोलते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान और ये बोलते हैं जातीय मान, है ना। इसी में आप आगे पढ़िएगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हम बोलते हैं विभाज्यता का नियम। और ये सीटेट के दोनों पेपर में, सीटेट सीबीएसई को काफी प्यारा टॉपिक है। यहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, विभाज्यता का नियम। अब यहां से सवाल पूछता कैसे है जी? जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल दे दिया 5, 6, 8 x और बताएगा कि बताइए ये जो नंबर है किस नंबर से डिविजिबल है, यानी किस नंबर से कट रहा है पूरा पूरा। तो क्या आप जब तक विभाज्यता का नियम को नहीं जान रहिएगा तब तक आप इसको नहीं बना पाइएगा, क्योंकि x का मान यहाँ पे क्या हो सकता है। तो वही विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को देखते हुए हम बस उसका अगर रूल्स पता हो तो देखते मात्र में हम बता दें कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। और ये इसका बहुत प्यारा टॉपिक है। पिछले 1-2 सालों में काफी क्वेश्चन इसे पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। कोई भी आप शिफ्ट उठा के देखिएगा, वहां से डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन होता ही होता है। अब किसी को पता होगा कि भैया अगर 5 से डिविजिबल होना है तो उसका यूनिट प्लेस पे या तो 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन में या तो 0 या 5 होगा, दोनों में से कोई होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हम तब बता पाएंगे जब हमें डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता होगा। तो ये नंबर्स का ही पार्ट है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। इसी में आगे यूनिट डिजिट भी पढ़िएगा थोड़ा बहुत, कि सवालों को आप यूनिट डिजिट के थ्रू, जैसे मान लीजिए कि कुछ गुना है, मल्टीप्लीकेशन है 3, 5, तो आप इसको गुना करने न जाए, सिर्फ यूनिट डिजिट की वजह से आंसर मार दे। मान लीजिए ऑप्शन में कोई 4 ऑप्शन है, जिसके लास्ट में 1 है, 2 है, 0 है, 4 है, सब अलग अलग यूनिट डिजिट है। तो आप यहां से मात्र देख के बता दे कि भाई 6 पर 5 से कितना होता है 30 मतलब लास्ट में 0, तो जिस भी ऑप्शन के लास्ट में 0 होगा वो आंसर मार के आप निकल जाइएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, और गणित को सीखने के लिए कैलकुलेशन का फास्ट होना जरूरी है। ये चीज जान लीजिए, गणित में लोगों का टाइम भी नहीं बचता है, और जिसका गणित में मन लगता है, जिसका गणित बढ़िया है, उसको टाइम ही टाइम है। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है, क्या करिएगा, सब चीज अपने हाथ में होता नहीं है। चलिए अगला टॉपिक के बारे में जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है हिंदी में सरलीकरण। ये आपको दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सरलीकरण। इसमें क्या होगा, इसी में आप बोर्ड मास पढ़िएगा। बोर्ड मास यानी
बोर्ड मास में क्या आ जाता है, जो भी संक्रियाएं हैं, जो भी ऑपरेशनल है, नंबर ऑपरेशनल जो भी है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। जोड़ घटाव गुना भाग एक ही नंबर में दे दिया पोस्ट में, बोर्ड मास का मतलब होता है बीच से ब्रैकेट। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे। बोर्ड मास इसमें पढ़ेंगे, फिर हमको एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ना है। अब सोचिए ना, पेपर वन किन बच्चों के लिए है, जो प्राइमरी स्कूल में टीचर बनेंगे। और प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए उनको पढ़ाना है किसको होगा, 1 से 5 क्लास के बच्चों को। तो 1 से 5 क्लास के बच्चों को इसी में नंबर सीखना है, इसी में हम जोड़ घटाव गुना भाग सिखाएंगे। उसके बाद ही आगे उसी ऑपरेशनल पे हम पहुंचते हैं, तो फिर हम एडिशनल और सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो क्या लगता है कि आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसा वाला मिलेगा इसमें सीटेट में, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, मिलेगा जरूर ऐसा, लेकिन ये मिलेगा किस रूप में, ये टेक्स्ट के रूप में, यानी आप अंक गणितीय रूप में बोल सकते हैं, लैंग्वेज टाइप में। कि मान लीजिए कि मोहन के पास इतनी पेन थी, श्याम के पास 4 पेन था, श्याम ने 4 पेन और दे दिया, बताइए उसके पास कितने पेन हुए। तो ये एक तरीके का क्या बनाएगा, लैंग्वेज टाइप करके बनाएगा, लैंग्वेज करके बनाएगा, लैंग्वेज के रूप में दे देगा। ठीक है, तो फिर आ जाता है फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुना और भाग। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, गुना और भाग एवं भाग। विजुअल है ये। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है भैया, भिन्न किसे बोलते हैं, जो x बट्टा y के रूप में हो, जहां अंश और हर होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो उसे हम भिन्न बोलते हैं। फिर भिन्न के टाइप भी पढ़ेंगे, भिन्न भी कई तरीके के प्रकार के होते हैं। भिन्न एंड डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या, भिन्न के भी कई प्रकार होते हैं। फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, फैक्टर्स मतलब क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड। एचसीएफ एलसीएम ऐसे है नहीं, एलसीएम में सिर्फ 6 to 8 का पार्ट है, लेकिन जब फैक्टर पढ़ेंगे हम तो थोड़ा बहुत एलसीएम एचसीएफ का पार्ट भी आएगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसा एंड लौसा, शॉर्ट फॉर्म मौसा एंड लौसा, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये आपको यहां सिर्फ परसेंटेज पढ़ना है पेपर 1 के लिए, और इसमें भी बहुत बेसिक जानकारी पढ़नी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 500 का एग्जाम दिया, आपने उसमें 400 नंबर अचीव किया, तो बताइए ये कितना परसेंट है ना। 200 रुपया आपके पास है, 40 रुपया खर्चा कर दीजिए, तो बताइए कि कितना परसेंट पैसा आपके पास सेविंग हो गया, बच गया। तो इस टाइप का छोटा छोटा परसेंटेज का यूज होगा। तो पेपर 1 में बस छोटा जानकारी के लिए, लेकिन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमको, किसमें, 6 to 8 पेपर के लिए, क्योंकि वहां पे ये चैप्टर सब 6 से 8 तक के बुक में, टेक्स्ट बुक में क्या है, मेंशन्ड है। तो परसेंटेज का मतलब हो गया प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस मतलब हो गया लाभ एंड हानि। पता है कि जीवन में इंसान जीवन भर लाभ और हानि के पीछे पड़ल रहता है। परसेंटेज देख के हमको याद आता है, हम बाबू माई की कुटाई जब परीक्षा के बाद रिजल्ट आता है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि कितना परसेंट हुआ, तो फिर नंबर बढ़िया है तो ठीक है, ना बढ़िया है तो फिर क्या होता है आप लोग भी जानते हैं। लाभ हानि इंसान के पूरे जीवन चलता है, इसी के लिए लोग काम ही करता है। नहीं, डिस्काउंट एक बहुत बड़ा झोल है, कह सकते हैं। लोगों को प्रलोभन देते हैं। डिस्काउंट का हम लोग काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि काश सेल निकल जाता, काश डिस्काउंट चलता, लेकिन ये बहुत बड़ा झोल है। ये डिस्काउंट जो है इसको कोई समझ नहीं पाया। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम। ये टाइम क्या है, दोनों के लिए है। और टाइम ऐसा एक चैप्टर है जहां से एक सवाल हर साल और फिक्स पैटर्न कर सकते हैं, जो ट्रेन से रिलेटेड आती है। कि मान लीजिए एक ट्रेन दिल्ली से इतना बजे चली और अगले दिन पटना को इतना बजे पहुंची, बताइए ट्रेन ने कुल कितने समय के लिए ट्रैवल किया। तो टाइम जो है, टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे। और ट्रेन का टाइम और जो हम लोग का घड़ी का टाइम होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहां से एक नंबर फिक्स नहीं होता है, आता है दोनों में। वेट, मेजरमेंट, मनी एंड मेजरमेंट। मनी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मनी मतलब रुपया, मुद्रा के बारे में बताइए। 5 रुपया के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 10 रुपया के 40 पैसे सिक्के हैं, कुल मिला के कितना रुपया हुआ, है ना। तो ये मनी से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है।
वेट, वेट मतलब वजन से रिलेटेड, वही वेट से रिलेटेड क्या, ये आपको मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखते होइएगा कि जब मार्केट गए तो कुछ पैसे लेके गए, जहां 5 केजी चीनी खरीदे उसका रेट कुछ और था, तो इस टाइप का वेट से भी रिलेटेड आएगा। और मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब होता है मापन, है ना, मापन से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन छोटा, मेंसुरेशन जो है चैप्टर ऐसे बहुत बड़ा है, लेकिन पेपर 1 में बहुत बेसिक जानकारी आती है, बहुत बेसिक जानकारी, लेकिन पेपर 2 के लिए हमको मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, है ना, पैटर्न तो आता ही है, दोनों के लिए है, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए भी आता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पैटर्न का क्या मतलब हुआ कि एक श्रेणिक तरीके का, अब इस तरीके को उसको सीरीज भी कह सकते हैं, एक तरीके का ये रीजनिंग का भी पार्ट कहा जा सकता है। तो पैटर्न आता है डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग मतलब कि बहुत सारा डाटा, अलग अलग डाटा दे दिया जाएगा और उसको छांटने की जो प्रोसेस होती है उसे डाटा हैंडलिंग एक तरीके का बोल सकते हैं। जैसे इसी का बड़ा रूप आपकी क्या बोलते हैं, सांख्यिकी में बोलते हैं कि अलग अलग टाइप की चीजें हैं और उनको अलग अलग करना है, तो डाटा हैंडलिंग करेंगे, डाटा को हैंडल करने का तरीका सीखेंगे। पैटर्न, पैटर्न को इंग्लिश में भी पैटर्न ही बोलते हैं, इंग्लिश नेम ही है। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को डिटेल में हमको पढ़ना है 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति और ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। लेकिन पेपर 1 में जो है बेसिक सी जानकारी, एंगल से रिलेटेड जानकारी कि कौन सा एंगल किस टाइप का है, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का कोण बनाता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है ना, ऋजुपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, कोटिपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये सब चीज बेसिक जानकारी पे आती है पेपर 1 में। पेपर 2 में हल्का सा थोड़ा डीप करना पड़ता है। मिसलेनियस में ये सब मिला के, मिसलेनियस यानी मिक्सिंग जिसको आप बोल सकते हैं, सारे चैप्टरों का मिक्सअप। उसके बाद ये जितनी भी आप चैप्टर देख रहे हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी वर्गमूल और घनमूल, यहां से स्क्वायर एंड क्यूब भी आ सकता है, घन वर्ग या घन, या उसी को जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं और क्यूब रूट को हम घनमूल बोलते हैं। लिख नहीं पा रहे हैं लेकिन कहिए बोल पा रहे हैं, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। जगह यहाँ पे थोड़ा ये कम की वजह से, लिखने की वजह से ये थोड़ा बाधा भी लगेगा, लेकिन लिख देते हैं कि वर्गमूल इसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट को, और क्यूब रूट को घनमूल बोलते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस इसको बोलते हैं घातांक एंड करनी। घातांक किसको बोलते हैं, घातांक एंड करनी। आप इसको अगर अपने लैंग्वेज में आसान भाषा में समझे तो घातांक हम बोलते हैं पावर को, और करनी बोलते हैं हम रूट को, जिसके अंदर से हम वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, ये हुआ करनी, और इसे बोलते हैं घातांक। किसी भी नंबर के पावर में कुछ भी हो तो ये घातांक है। घात के अंक को घातांक बोलते हैं। इसके ऊपर, इसके जो ऊपर है ये पावर होगा, लेकिन पावर पर उपस्थित जो अंक है उसे हम घातांक बोलते हैं। इसके ऊपर है तो घात है, और घात में जो अंक है उसे हम घातांक बोलते हैं। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका टोटली 6 to 8 के लिए डिपेंडेंट है। इसमें पेपर 1 से कुछ लेना देना नहीं है इसका। ये इसके बाद जितना भी चैप्टर है ना, ये सिर्फ पेपर 2 के लिए है। ये 5 चैप्टर, जैसे आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अलजेब्रा जिसे हम बीजगणित बोलते हैं, बीजगणित, इसमें आपको गुणनखंड निकालने से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा। एक्स का मान करके कुछ एफ एक्स करके जो आ जाता है, एफ एक्स को दे देगा, अब बोलेगा कि बताइए F1 पे क्या मान है। इस टाइप का बहुत बेसिक टाइप का जानकारी होता है। अलजेब्रा कोई बहुत एसएससी और बैंकिंग लेवल का इसमें मतलब नहीं, बहुत बेसिक जानकारी। 6 to 8 का क्या पूछेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, ये भी क्या है 6 to 8 के लिए ही है। दो समान क्वांटिटी के बीच में अनुपात बताने के लिए बताएगा, और अनुपात कभी भी जो होता है सेम समान के बीच में होता है। जैसे रुपया तो रुपया के साथ होगा, रुपया पैसा है तो पैसे के साथ होगा, वेट में भी अगर केजी है तो केजी के साथ ही होगा, है ना। तो ये सब छोटा जानकारी है कि जो पेपर 1 पेपर 2 में क्या आपकी सिलेबस आने वाली है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, काफी थोड़ा गंदा लग रहा है लेकिन समझने की बात है। वो हमारा था क्या, कंटेंट। जैसा आपको पता है कि सीटेट में 2 पार्ट में एग्जाम होता है हर सब्जेक्ट का,
प्रत्येक सब्जेक्ट का 2 पार्ट होता है। पार्ट ए में आप कह सकते हैं कि 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है। कंटेंट बोला जाए तो उसका कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड गणित में क्या पढ़ना है ना। और जो 15 नंबर पार्ट बी में होता है उसे हम बोलते हैं पेडागोजी। प्रत्येक सब्जेक्ट का पेडागोजी, यानी पेडागोजी आप कह सकते हैं ना, मतलब किस तरीके से गणित को आसान बनाया जा सकता है, गणित को पढ़ने का एक्चुअल तरीका क्या है, शिक्षण शैली क्या होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, वो पेडागोजी के अंदर आता है। तो हर सब्जेक्ट में, चाहे वो सीडीपी तो ऑलरेडी अपने आप में क्या है, पेडागोजी का पार्ट है। तो सीडीपी तो समझिए कि पूरा 30 नंबर ही पेडागोजी है। और सीटेट में एक तरीके से कहा जाए तो जो मेन भूमिका निभाती है वो पेडागोजी ही निभाती है ना। पेडागोजी टोटल अगर कहा जाए तो 150 में 90 मार्क्स का पेडागोजी आता है, नहीं 15 चौका 60 और 30 90 मार्क्स का। तो जिसका पेडागोजी पे कमांड है तो सीटेट का आधा तो समझिए तो वैसे ही पार कर जाता है। तो यहाँ हम पेडागोजी भी पढ़ेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और ऑलमोस्ट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सेम ही पेडागोजी पढ़ा जाता है। हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल का खाली ख्याल रखना पड़ता है कि वहां पेपर 1 में 1 से 5 तक के बच्चों को ध्यान में रखते हुए गणित को कैसे सिखाया जाए, उससे रिलेटेड पेडागोजी आता है। लेकिन जब 6 to 8 के बच्चे आ जाते हैं तो कुछ जानकार हो जाते हैं, कुछ उसमें कैपेबिलिटी हो जाती है समझने की, तो उससे उसके अनुसार फिर उसके साथ किस तरीके का पेडागोजी दिया जाए ताकि वो बच्चा समझ पाए। तो यही पेडागोजी का कुछ पार्ट है, पढ़ लीजिएगा। बेसिक मेन तो इसे एक्सप्लेनेशन जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, व्यवहारिक गणित, प्रैक्टिकल मैथ इसको बोल सकते हैं। और इसी को आप बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, कि मैथ का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, मैथ के सीखने की प्रकृति क्या है, अवधारणाएं, मैथ का जो कॉन्सेप्ट है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका बना कैसे, उसका निर्माण कैसे है, वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना एवं प्रक्रिया, प्रोसेस जानेंगे, गणित को सीखने का प्रोसेस जानेंगे। अधिगम शैलियां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यही चीज हर सब्जेक्ट के लिए, कि भैया मान लीजिए टीचर तो पूरा परिपूर्ण है, विद्वान है, और उनको शिक्षण शैली नहीं पता है, स्किल से नहीं उसमें, तो बच्चों को खुश वो कभी नहीं कर पाएंगे, बच्चा उनसे कभी अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो ज्यादा नॉलेज से ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके अंदर लर्निंग जो स्टाइल्स है या लर्निंग स्किल्स है वो किस तरीके से है, और वो भी गणित में जो लर्निंग का स्किल्स होना चाहिए, स्टाइल्स होना चाहिए, वो किस तरीके से होना चाहिए, तो वो भी पढ़ेंगे हम। फिर टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक की क्या भूमिका होती है सिखाने में, गणित पढ़ाने में, गणित सिखाने में टेक्स्ट बुक की क्या भूमिका है। एनसीएफ आपको पता है कि एनसीएफ जो है एक तरीके का क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो भैया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है तो स्वाभाविक है कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया होगा, नेशनल एजेंसी के द्वारा बनाया गया होगा, और इन्हीं के एनसीएफ के ही रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। इसी में सारा चीज दिया है, हर सब्जेक्ट के बारे में डायरेक्शन दिया है। आप एनसीएफ जो है किसी भी सब्जेक्ट से बैक नहीं होइएगा। आप जब हिंदी पेडागोजी पढ़िएगा वहां एनसीएफ का यूज होगा, संस्कृत पेडागोजी पढ़िएगा वहां एनसीएफ के बारे में बताया गया है, मतलब कि एनसीएफ का क्या रोल्स है हर सब्जेक्ट के पेडागोजी को पढ़ाने में। तो फिर हम एनसीएफ के बारे में भी जानेंगे। वैसे तो आपको राजा सर एनसीएफ के बारे में सीडीपी में बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, एनसीएफ 2005, उससे पहले भी एनसीएफ कई एनसीएफ आ चुकी है, तो उन सब के बारे में। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स बोलिए या इसी को भी टीएलएम भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि हमारे शिक्षण शैली में कि क्या ऐसे ऐसे सामग्री हैं जो बच्चों को उस सब्जेक्ट सिखाने में सहायता करती है। तो शिक्षण टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी में गणित में आपको एबकस के बारे में सुनिएगा, एबकस जो आपको स्थानीय मान जाती है मान, एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाने में सहायता करते हैं। और इसमें जो भी मटेरियल आपको देखिएगा कि एबकस वगैरह और भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिससे गणित को आसान बनाया जा सकता है, वो हम आपको लाइव करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल वो सामग्री ला के आपको दिखाएंगे कि देखिए एक्चुअल में एबकस का यूज कैसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिक्चर दिखा देंगे यहाँ पे कि भैया ऐसे ऐसे काम करता है, नहीं, सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैमरा के सामने, तो उसके लिए भी इंतजार करिए। फिर शिक्षण विधियां, क्या तरीका, मतलब मेथड्स क्या, कौन कौन मेथड है पढ़ाने का, गणित पढ़ाने का क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। चिंतन, देखिए चिंतन और चिंता में अंतर है भैया। चिंता किए तो गए काम से, चिंतन किए मतलब सही ट्रैक पे है,
चिंतन मतलब थिंकिंग, यहां से समझ में आएगा। यहां से बच्चा सब गत्ता खा जाता है कि भैया ये चिंतन, कहीं चिंता तो नहीं है। हाँ, तो चिंतन तो यहां करना ही नहीं है। यहां जब आप पढ़ रहे हैं तो चिंता तो करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, चिंतन। और चिंतन पॉजिटिव चीज है। आप किसी भी पैडागोजी में, जब किसी भी पैडागोजी में, चाहे वो गणित का हो, मैथ का हो, ईवीएस का हो, किसी भी पैडागोजी में अगर किसी क्वेश्चन में चिंतन की बात आए और उसमें भी खासकर क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ जाए तो आंख मूंद के आंसर मारना होता है, बिना जानकारी के भी वो आंसर सही ही होता है 99.9%। तो हमको क्या करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। चिंतन और प्रश्न, यानी प्रश्न पे किस तरीके से चिंतन किया जाए, क्या क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मूल्य विकास, वैल्यूज डेवलपमेंट, भैया वैल्यूज को तो जानकारी जानना पड़बे करेगा कि भैया गणित हम पढ़ रहे हैं तो इसके वैल्यूज क्या है, हमारे लाइफ में क्या यूजेज है इनका, है ना। उसके बाद एक टीचिंग का जो तरीका होता है शिक्षण करने का, वो होता है रिमीडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग, जिसको आप निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में ये जो है, ये जो दोनों तरीका है, ये सभी आपको पैडागोजी में पढ़ने को मिलेगा कि भैया किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए किसी बच्चे को दिक्कत हुआ तो उसका क्या उपचार हो सकता है, उसका निदान क्या है, उपचार क्या है, किस तरीके से हम काम करेंगे, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और अगला क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको आप सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, यानी सीसीई के बारे में भी पढ़ेंगे कि भैया सतत एंड व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत यानी लगातार, और व्यापक बड़े पैमाने पे किस तरीके से बच्चे का हम असेसमेंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और वैन हिले साहब जो कि ज्योमेट्री के बारे में काफी अच्छा कॉन्सेप्ट दिए हैं, और इनका कई जो है पेडागोजी में ज्योमेट्री समझिए कि वैन हिले पे ही डिपेंड है। और वैन हिले के बारे में किसी भी साल किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन ना आया ज्योमेट्री से, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप उल्टा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर हम करवाएंगे भी क्लास में तो आप देखिएगा कि कितना भर भर के क्वेश्चन पूछा है। फिर प्याजे भैया को नहीं पहचानते हैं, हमारे सीटेट के स्टार, सीटेट कोई पढ़ा बंदा बोले कि प्याजे को नहीं चिनते हैं तो कहीं पढ़वे नहीं किया, इसका मतलब सीटेट। प्याजे भाई साहब बहुत प्यारे आदमी हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, है ना, इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिया था, ब्लूम के नाम पे ही अपना, इसके बारे में कुछ जानेंगे। और स्थानीय वन जातीय वन तो कंटेंट का पार्ट है, हमने पढ़ा है, बताया भी है हमने, गणित में ये कंटेंट है। गणित अधिगम की अवधारणा है, अधिगम मतलब लर्निंग, मैथ जो लर्निंग है, मैथ जो सीखने की अवस्थाएं कौन कौन सी है, स्टेजेस कौन कौन से हैं, फेजेस कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये तो हुआ भैया कि हमारा क्या था, सिलेबस। इतना चीज है जो आपको पढ़ना है। देखने में आपको लग रहा हो कि भाई 4 स्लाइड में यानी इतना कुछ पढ़ना है, अरे भैया कुछ नहीं है, ये बस ट्रेलर था, देखने में लगा कि लंबा चौड़ा है, घिस है, कुछ नहीं। आपको सब बहुत इजी, अब बोल तो रहे ना कि गणित से आपको प्यार करा देंगे और गणित में 30 में 30 लगा देंगे, खाली आप साथ में चलिए, कहे हुए बातों को मानिए, दिए गए टास्कों को पूरा कीजिए, है ना। सतत और व्यापक मूल्यांकन करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कंटिन्यूटी बस बरकरार रखिए। कल भी हमने बताया था, एक कोर्स बताया था कि कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। हमको नहीं चाहिए कि आप 8 घंटा रोज पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। 8 घंटा पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, 4 दिन बढ़ जा रहे हैं, कोनो फायदा नहीं उसका। क्योंकि एजुकेशन एक तरीके से कहा जाता है, एजुकेशन सबसे हार्ड काम है दुनिया का। हर इंसान एजुकेशन नहीं ले सकता है, नहीं तो फिर हर इंसान तो फिर पढ़ा लिखा ही होता, फिर मजदूर कहां से मिलता है हमें, नहीं समझ रहे हैं। सभी का अपना अपना सेक्शन बटा हुआ है। सबसे हार्ड काम देखते हुएगा, अगर किसी को फिल्म देखने के लिए बोला जाए तो पूरा पूरा दिन एकदम क्या करेगा, बिना खाए पिए, कोई टोके लगा नहीं, घर बंद करके देख सकता है। 2 घंटे का स्टडी करने के लिए बोल दीजिए, खोआ भी सामने रख दीजिएगा तो लगेगा माथा के कपाल एकदम मतलब जल रहा है। तो उसलिए पहले आपको तैयार करना पड़ता है, आपको मोटिव लेना होता है कि भैया हम पढ़ रहे हैं सीटेट, किस मकसद से पढ़ रहे हैं।
किस मकसद से हम सीटेट पढ़ रहे हैं। जिस दिन मकसद आपको पता चल गया ना, उस दिन आपको दुनिया का कोनो ताकत आपके कुर्सी से और टेबल से ही ला नहीं सकता, और दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो पास नहीं करिएगा। सीटेट तो कुछ हो नहीं है। सीटेट का गारंटी हम लोग लिए हैं, सीटेट का जिम्मेदारी हम लोग लिए हैं। बस हम लोग जो बताए जा रहे हैं आप उतना करते चलिए, और 100 नहीं बल्कि 200% गारंटी लेते हैं कि 30 में 30 नंबर कहीं नहीं गया है ना। गणित में जो आप डर रहे हैं ना, आज से डर खत्म कर दीजिए। गणित को हम पढ़ाएंगे नहीं बल्कि गणित सिखाएंगे। गणित सीखने की चीज है, लेकिन अभी तक आप लोग गणित पढ़ रहे थे, गणित को आप लोग को पढ़ाया जा रहा था, इसीलिए आप लोग भाग रहे थे। बड़ी मजेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा सर, गणित लगेगा गणित इतना इजी भी है? आप बताइए, एक छोटा सा हम आपको टेलर दिखाते हैं। सभी लोग पढ़े हुएगा गणित के बारे में ना, तो सब लोग शुरू तक करते हैं एक दो से, गिनती से शुरू होता है ना गणित, इससे पहले से शुरू होता है गणित। स्वाभाविक है भैया कि एक दो से गिनती शुरू होगा। हम आप लोग से आज एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, और जब कल स्टार्ट करेंगे क्लास तो पहला क्वेश्चन यहीं पर छोड़ करेंगे, है ना। बाकी जो भी डाउट आप लोग को होगा क्लास से रिलेटेड, है ना, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि यही 10 नंबर है ना, यही 10 नंबर है गणित में, जो पूरे गणित को बेचारा कब्जैले है। माथा के दर्द बनल है लाखों बच्चा के, एक चक्कर में गणित बनल है। एक अलावे भी कोई नंबर है जिसके चक्कर में गणित बना है? अगर इस सब को हटा दे गणित से, तो गणित में क्या पढ़िएगा बताइए? कुछ पढ़ पाइएगा? अरे 100 लिखना है तो भैया एक यूज करेंगे, 555 लिखना है एक यूज करेंगे, 5,584 लिखना है एक यूज करेंगे। ये 10 वो नाक को चने चबाया हुआ है बच्चे का, क्या रीजन है? क्यों इसको हम झेल क्यों नहीं पा रहे हैं? गणित इंग्लिश में तो मान लीजिए 26 लेटर है, और हमारा एक लैंग्वेज भी नहीं है, इस वजह से भी होता है कि लोगों को डर लगता है। लेकिन ये तो खासकर बिहार में, तो बिहार के तो खून में होता है गणित। बिहार के 90% बच्चों को गणित में मजा आता है, लेकिन फिर भी रेशियो जो है गणित में, आज गणित से लोग बच्चे बहुत दूर भाग रहे हैं, इसलिए कि गणित को गणित के तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा। हम लोग भी जब अपने समय में पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि गणित भैया रटने की चीज है, कि x² + x + y का a + b का होल स्क्वायर रट लो, a² + 2ab + b²। कहां से आया नहीं पता है, ई होता है खाली, जबकि गणित में होता है कुछ नहीं, सब आता है। फार्मूला नाम का चीज गणित में नहीं होता है, गणित में सब चीज कॉन्सेप्ट है। फार्मूला जनरेट होता है, कॉन्सेप्ट से बाहर आता है। कॉन्सेप्ट फार्मूला जो है, हम आप फार्मूला इसलिए बना लेते हैं ताकि बार बार उस कॉन्सेप्ट को, उतना लंबा कॉन्सेप्ट को हमको लिखना नहीं पड़े, काम निकल जाए। हर आदमी शॉर्टकट अपनाना चाहता है, और समय भी कंपटीशन का आ गया है, जिसमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना होता है। तो कुछ चीजें हमें कैलकुलेशन पे भी काम करनी होती है, कुछ चीजें हमें याद भी रखनी होती है। सारा चीज हम कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं कर सकते हैं, एक एक पेज में हम कोई एक क्वेश्चन नहीं बना सकते। इस वजह से कुछ लाइनें हम देखते हैं, जब फ्लुएंसी हो जाती है गणित में, तो कुछ कुछ स्टेप हम अपने दिमाग में भी करके आगे स्टेप तक, आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि मान लीजिए ये तो आप जान रहे होइएगा कि एक संख्या भी है ना, और अंक भी है। सबसे पहले तो अंक है, सबसे पहले तो अंक ही है। जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, उस सिस्टम का नाम क्या है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है कि हम जो अभी जिस नंबर सिस्टम से पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर इंडिया में, उस सिस्टम का नाम क्या है। और उस सिस्टम में ये 10 डिजिट का यूज होता है, 10 अंकों का यूज होता है। इसी 10 अंकों से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण करते हैं, 4 अंकों के, 5 अंकों की छोटी। तो आपको एक और सवाल बताना है कि भैया एक सिस्टम क्या है, किस सिस्टम से हम पढ़ाई करते हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो गणित का जो सिस्टम है वो किस सिस्टम से। जैसे हमने पहला चैप्टर बताया ना कि नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो भैया हम नंबर सिस्टम का नाम क्या है, हमारे नंबर सिस्टम का। तो एक तो नंबर सिस्टम का नाम आपको बताना है। दूसरी बात ये बताना है कि ये अंक और संख्या दोनों है क्या, इसमें कितने लोग सहमत हैं। अगर अंक है तो कौन सा अंक है। एक तो ये तो पता है कि भैया अंक है, गणित की सबसे छोटी इकाई अंक ही होती है, डिजिट ही होती है। हर सब्जेक्ट की छोटी इकाई होती है, जैसे हिंदी की छोटी इकाई, छोटी इकाई कहते किसको है,
छोटी इकाई हम उसे कहते हैं जिससे उस विषय का निर्माण है, जिसपे विषय टिका है। जैसे आप घर बनाने के लिए बेस की जरूरत होती है ना, तो घर के लिए छोटी इकाई क्या होगी? बेस। अगर बेस नहीं तो घर धराशायी। उसी तरीके से जिस बेस पे टिका होता है कोई सब्जेक्ट, वो उस सब्जेक्ट का छोटी इकाई कहा जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स तो डिजिट है, अंक है, और वो अंक कितने हैं? 1 से 9 तक और एक 0। ये 10 अंकों का एक समूह है जिसके वजह से पूरा गणित बना है। तो ये एक संख्या भी है, लेकिन कैसी संख्या है? 1 अंकों की संख्या। पढ़ते हैं 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो भैया सबसे पहले अंक है, उसके बाद ये संख्या है। लेकिन अंकों से पहले क्या है? एक दूसरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, ये है कि भैया ये अंक है, लेकिन ये अंक होने से पहले क्या है, ये बताइए। 2 क्वेश्चन आपके पास, एक तो सिस्टम का नाम क्या है, और ये 10 जो अंक है जिससे हमने हमारा गणित बना है, वो अंक ये सिर्फ अंक ही है या अंक से पहले भी कुछ है? ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज के क्लास में हम छोड़ के जा रहे हैं। जिनको भी पता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नीचे, फिर इनका डिटेल से हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, और नंबर सिस्टम की सबसे छोटी इकाई हमें अंक ही पढ़ना है, अंक से फिर नंबर पढ़ेंगे, फिर नंबर का टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण प्राकृत, बहुत सारी नंबर के बारे में जानेंगे। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने कारवा को पूरा करेंगे। और हमारा जो टारगेट है कि भैया इस बार गणित से भागना नहीं है, गणित में क्या करना है? 30 आउट ऑफ 30 लाना है, और उन लोग को जवाब देना है जो कह रहे थे कि भैया गणित तोरा बस के बाद नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।